साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है एक्विटल इन पीसी8 से। साथियों, जब भी ट्रैप केस होगा धारा 7, धारा 13, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज डी पीसी8 का लगना एक कॉमन बात है। पर कुछ राज्य जो हैं इन ट्रैप केस केवल धारा 7 जो है लगाते हैं पीसी8 का। कुछ राज्य जो हैं धारा 7 के साथ धारा 13, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज बी पीसी8 को लगा देते हैं। और कुछ राज्य इन कॉम्बिनेशन धारा 308 बीएनएस या धारा 61 सब क्लॉज 2 बीएनएस को लगाते हैं। इसके अलावा कहीं यह स्थिति भी है कि धारा 7A पीसी8 को लगा दिया जाता है। यह डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, आईओ के डिस्क्रिप्शन पे कि कितना वो किसको समझ पाया और उपलब्ध सर्कमस्टेंसेस पे। क्लियर है बात ये। तो अपना मूल मुद्दा क्या है कि अगर मामला ट्रैप केस का है तो किस प्रकार अपने को कॉन्टेस्ट करना है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक रिसेंट फैसले को जो कि पारित किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका डेट है 28/10/2025। तो एक एक पॉइंट को अपन समझते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। साथियों, जब भी मामला होगा पीसी8 का उसका एक बनता है स्ट्रक्चर और उसके होते हैं हमेशा 7 पार्ट। सबसे पहला पार्ट ये होता है कि जो कंसर्न आरोपी है उस पर क्या चार्जेस है। यहां जो आरोपी था उस पर थे चार्जेस धारा 7, धारा 13, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज डी पीसी8 के तहत। सेकंड जो पार्ट होता है ना, उसमें डिफाइन करते हैं अक्यूज्ड को। हु इज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड कौन है। तो यहां पर जो अक्यूज्ड है वो एक पब्लिक सर्वेंट है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर था जब उसको ट्रैप किया गया। क्लियर है। थर्ड पार्ट जो होता है इसमें होती है जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसकी ग्रीवेंसेस, क्या कंप्लेंट है उसकी। इसका कहना यह था कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर हूं, मेरा एक लाइसेंस है जो कि एक्सपायर हो गया, इसके रिन्यूअल के लिए मैं विभाग गया तो मुझे कहा गया कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो और फीस जो है डिपॉजिट करो। मैंने दोनों काम कर दिए, मेरा लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं हुआ। फिर मैं वापस विभाग गया तो बोला कि जाके मिलो साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि भाई 2 और अर्जियां पेंडिंग है, लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा पर हमें इसके लिए आपको ब्राइब पे करना पड़ेगा। इसका कहना था कि मुझे ब्राइब पे नहीं करनी है, इसलिए इसने मैटर रिपोर्ट कर दिया एसीबी को। एसीबी ने मामले में वेरिफिकेशन किया, प्री ट्रैप किया और अल्टीमेटली आरोपी को पकड़ लिया रंगे हाथों। और अमूमन हर केस में यही स्टोरी होती है एंटी करप्शन के। क्लियर बात है। पर साथियों, जब भी हम किसी कॉन्टेस्ट करते हैं ना तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पार्ट नंबर 4 है उसका सारा खेल है। उसमें यह देखा जाता है कि केस में आपका रोल क्या है। क्या आपका सिर्फ डिमांड है या आपसे सिर्फ एक्सेप्टेंस है या आपसे सिर्फ रिकवरी है, तीनों एलिमेंट है। ये तीनों कहलाते हैं फाउंडेशन फैक्ट्स। अगर फाउंडेशन फैक्ट्स रिकॉर्ड पे नहीं है या साबित नहीं हुए तो धारा 20 पीसी8 का प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। सिर्फ एक्सेप्टेंस है या रिकवरी है, डिमांड नहीं है, तब भी कन्विक्शन नहीं होगा। और डिमांड है बट डिमांड सस्टेनिंग नहीं है। नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका डेट है 17 मार्च 2023, उसके पैरामीटर पे आधारित नहीं है तो वहां पर फायदा अपने को मिल जाएगा। क्लियर है बात ये। तो इसलिए हमेशा मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप अपना रोल जो है असर्टेन करो। जब तक रोल असर्टेन नहीं करोगे फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर है बात ये। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, जिसमें देखते हैं कॉन्टेंशंस को कि क्या तर्क है और क्या प्लॉजिबल व्यू है जिसके आधार पर केस को जो है अस्थिर किया गया। सबसे पहले डिफेंस का अटैक होना चाहिए मोटिव ऑफ द क्राइम पे। एक स्टोरी जो है लेके चलता है हमेशा परिवादी के साथ, इस काम के लिए पैसे मांग रहे हैं या ये सर्टन काम था जो कि बिल्कुल जायज है, इसके लिए मैं रुपये देना नहीं चाहता हूं। पर जो बेसिक स्टोरी होती है कई बार वो छुपा लेता है। तो स्टोरी कंसीड तो नहीं है, इस पर जो है काम करना है। यहां पर स्टोरी जो है कंसीड थी। स्टोरी क्या कंसीड थी कि लगातार अक्यूज के द्वारा नोटिस दिए गए परिवादी को कि आप कंसर्न डॉक्यूमेंट को पेश करो, तो डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं करे परिवादी ने। तो ऐसे सिनेरियो में एक स्ट्रॉन्ग मोटिव था कंसेंट परिवादी के पास में टू इम्प्लीकेट द अक्यूज्ड। क्लियर हो गया अपने को। तो कई बार ऐसा होता है कि मामला जीएसटी का है और लाइसेंस को रिन्यू करना है या लाइसेंस जारी करना है, उसके लिए पैसे की मांग जो है बताई जा रही है। बट कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि लाइसेंस के लिए आवेदन पूर्व में होते हैं खारिज, पर ये इनके इम्पोर्टेंट चाहता है परिवादी कि उसका लाइसेंस जो है जारी हो जाए, उसका काम जो है हो जाए, जो कि होता है पूर्णतः नाजायज काम। तो अगर ऐसी बात है जिसको कंसील किया गया है और उस फैक्ट को वेरीफाई नहीं किया आईओ ने, देन वी आर हैविंग अ प्लस पॉइंट। तो उसको विशेषता जो है ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट के बेसिस पर हम लोग मोटिव पर जो है काम कर पाएंगे। इधर हो गया अपने को। दूसरी बात ये होती है कि जो सीक्वेंस होता है कंसर्न परिवादी का केस में, वो सीक्वेंस क्या है
सीक्वेंस में सिंपल लेके चलता है कि साहब मैं डिपार्टमेंट गया था, मैंने इस काम के लिए अप्लाई किया, मेरा काम रोक लिया गया और पैसे मांग रहे हैं, क्लियर है बात ये। पर कई बार कोई काम ऐसा होता है जो लॉ द्वारा परमिसेबल है स्यू मोटो, क्लियर है, और उस स्टोरी को हमको देखना पड़ता है इन द लाइट ऑफ लॉ। उदाहरण के लिए इस केस में क्या स्टोरी थी कि लाइसेंस रिन्यू करने के लिए पैसे मांगे, जबकि कानून क्या है रिगार्डिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर कि अगर लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जा रहा है, क्लियर है, और आवेदन हो चुका है और ये आवेदन रिजेक्ट नहीं हुआ है 1 महीने के अंदर अंदर, तो ऐसे सिनेरियो में रिन्यू को माना जाएगा कि लाइसेंस जो है रिन्यू कर दिया गया है, क्लियर है। जिस कारण एक होती है कॉमन प्रैक्टिस, इस केस में भी इसको देखा गया कि जिस कारण से कॉन्ट्रैक्टर जो है आते ही नहीं विभाग में अर्जी लगा जाते हैं और वेट करते हैं 1 महीने का, अगर पीरियड निकल गया 1 महीने का रिजेक्शन नहीं है तो वहां पर लाइसेंस को रिन्यू माना जाएगा, क्लियर है बात ये। इस केस में जो परिवादी है इसने भी विजिट नहीं करा कंसर्न अक्यूज्ड के ऑफिस को, और जो अन्य 2 आवेदक थे उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी थ्योरी आप लेके चल रहे हैं ना उसको आपको स्टैंड करना पड़ेगा, और इसके लिए जो कंसर्न विटनेसेस फाइल पर है उनसे आप क्रॉस करके अपने स्टैंड को रिकॉर्ड पर लेके आ सकते हैं, क्लियर है। तो यहां पर जो स्टैंड था उसको रिकॉर्ड पर भी लेकर आया, उसको कॉरोबोरेट भी किया बाय द प्रोसिक्यूशन विटनेस, इसका एक प्लस पॉइंट जो है मिल गया अक्यूज को, क्लियर है बात। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज को भिन्न भिन्न नाम से जो है पुकारा जाता है फाइल के ऊपर। इसमें कैसे हुआ, किसी ने कहा कि ही सोमा राजू, किसी ने कहा ही रामा राजू, तो ये वेरिएशंस भी जो है सस्पेक्ट क्रिएट करता है रिगार्डिंग द फॉल्स फैब्रिकेशन। इसके अलावा जो विटनेस इंडिपेंडेंट है ये शैडो विटनेस है, उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो होता है शैडो विटनेस का। मैं बात कर रहा हूं सेगमेंट नंबर 5 के ऊपर। शैडो विटनेस ने क्या कॉरपोरेशन किया, ये महत्वपूर्ण स्थिति है। क्या इसने इंसिडेंट को देखा, क्या इसने एक्चुअली ऑब्जर्व किया, अगर इसके केस में इनकंसिस्टेंसी है या लेक ऑफ कॉरपोरेशन है तो इसका फायदा जो है अपने को मिल जाएगा। इस केस में यही हुआ था कि इसने घटनाक्रम ना देखा ना उसको ऑब्जर्व किया। इसके अलावा जो विटनेसेस फाइल पर आते हैं खासकर ऑफिस के विटनेस, अगर वो ये कहते हैं कि उनको थ्रेट दिया गया है, उनको धमकाया गया बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कि अगर आपने खिलाफ बयान नहीं दिया अक्यूज के तो आपको जो है इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे, तो इसका भी हमको मिलेगा प्लस पॉइंट, बिकॉज वी हैव टू सस्टेन एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉल्स इम्प्लीकेशन। अब सबसे आखिरी जो सेगमेंट आता है जिसको हम कहेंगे सेगमेंट नंबर 6, उसमें होता है हमारा प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। यहां पर क्या स्पष्टीकरण था आरोपी का कि जो मेरा दफ्तर है उसमें मैं टॉयलेट गया हुआ था और मेरी एक्सेस का उठाया अनावश्यक फायदा परिवादी ने, वो जो करेंसी नोट्स है उसको प्लांट कर गया। अल्टीमेट टीम आई और मुझे कंपेयर किया गया पैसे गिनवाने के लिए, जिस कारण से मेरे हाथों में जो है रंग आ गया। और इस व्यू को जो है सपोर्ट किया डिफेंस एविडेंस ने भी, जिनकी टेस्टिमोनी जो है रही अनकॉन्ट्रोवर्टेड, तो इसका फायदा जो है मिल गया कंसर्न अक्यूज्ड को। तो जो भी आप प्लॉजिबल व्यू लेके चल रहे हैं रिगार्डिंग द फॉल्स एप्लीकेशन, उसको आपको स्टैंड भी करना है और सपोर्ट भी करना है विद द कॉरपोरेटिंग एविडेंसेस। उदाहरण के लिए अगर आप ये कहते हैं कि मैंने रुपए उधार दिए थे, उधार चुकाने के लिए आया था, तो इसको सस्टेन करने के लिए देयर मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट और विटनेसेस जो इस फैक्ट को प्रूव कर सके कि इनकी परचेस में जो है उधार दिया गया था और ये उधार चुकाने आया था। अगर आप ये व्यू लेके नहीं चलोगे तो नुकसान आपका ही होगा, क्लियर है बात ये। इसलिए जब भी कोई स्पेसिफिक स्टैंड आप लेके चल रहे हो तो वहां पर आपको उसको स्टैंड बाय भी करना है, बर्डन जो है आपके ऊपर है। अगर आप स्टैंड बाय नहीं करोगे नुकसान जो है आपका हो जाएगा। इसलिए जब भी आप प्लॉजिबल डिफेंस तैयार करो, टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार गलत डिफेंस ले लिया तो उसको आप क्लियर नहीं कर पाओगे और धारा 20 पीसीएड आपके अगेंस्ट काम करेगा। और अगर धारा 20 पीसीएड पे मोशन में आ गया और आपका जो डिफेंस है वो प्लॉजिबल नहीं है तो वहां पर कन्विक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। इसलिए आप फाइल को रीड करें, एफआईआर को रीड करें, चार्जशीट को रीड करें और किसी एक्सपर्ट के पास जाकर अपना डिफेंस लाइन सेट करें, उसके बिना आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है लास्ट सेगमेंट में सैंक्शन की स्थिति क्या है, आईओ ने जो एविडेंस कलेक्ट करी वो कितने कॉम्प्रोमाइज है, क्लियर है। इस केस में ये भी देखा गया कि जो बेसिक फैक्ट्स हैं मींस फाउंडेशन फैक्ट्स, उनको जो है कंफर्म नहीं किया गया, उनमें इनकंसिस्टेंसी है ड्यू टू लेक ऑफ कॉरपोरेशन। जब फाउंडेशन फैक्ट्स से स्टैंड नहीं हुए तो वहां पर प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा, तो इसका फायदा जो है डिफेंस को मिल गया। तो मैं कुल मिलाकर के ये बात कह सकता हूं कि आप जब भी केस को लड़ रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी विशेषता ध्यान रखिएगा ताकि अपने को जो है फायदा मिल जाए। और जो ये कंटेंट लिया है मैंने, ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कि पारित हुआ है 28/10/2025 को, जिसका नाम है पी सोमा राजू बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करी।
अबाउट द इक्विटी स्ट्रेटेजी इन पीसीएट केस। तो जब भी आप इस तरह के मामलों को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो इस बात का जो है विशेषता ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।